नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रैक इट लेट्स बिगिन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर अब हम फिर से कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए अपने साइंस के जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे और वो पूरे के पूरे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो बाइलिंगुअल में होंगे। बाइलिंगुअल बैच ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब सी टेट, टेट, सुपर टेट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एनडीए, एयरफोर्स, इनको हम मेनली टारगेट करेंगे। यहाँ पर साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे ही क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं इन लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी यहाँ पर। और जो हम आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोशन यानी गति के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वहां पर जाना होगा और हमारे चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करने के बाद क्या कर पाएंगे, हमारी पीडीएफ को, जो आपकी लेक्चर की पीडीएफ है उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पीडीएफ पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है वो खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, हम पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उनकी स्टडी करेंगे। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्रैक इट लेट्स बिगिन में जो साइंस का जो पहला पार्ट है वहां पर हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की स्टडी करेंगे और उसके कुछ विशेषताएं हैं, जो टॉपिक्स हैं हम उनको देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं देख पा रहे होंगे आप कि पहले नंबर पर हम जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोशन। मोशन के बाद हम फोर्स को पढ़ेंगे यानी बल। हालांकि ये चीजें आपने 9th स्टैंडर्ड पर भी देखी। जो स्टूडेंट्स 9th क्लास के हैं अगर उन्होंने ढंग से स्टडी की है तो निश्चित तौर पर वो इन कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें 9th के बच्चे की तरह दिमाग चाहिए होगा और उसी तरीके से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर हम ऊर्जा यानी एनर्जी को देखेंगे, लाइट यानी प्रकाश को देखेंगे, ध्वनि यानी साउंड, फिर दैनिक जीवन में विज्ञान यानी हमारी जो डेली लाइफ में साइंस है उसको हम स्टडी करेंगे और फिर हम एट लास्ट यहाँ पर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे, करंट के बारे में जानेंगे, सारी चीजों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी में हम कवर करेंगे जितने भी फॉर्म है, कूलॉम्स लॉ है, इन सारी चीजों को, और फिर मैग्नेटिज्म के बारे में हम जानेंगे। तो इस तरीके से जितना भी कॉम्पिटिशनल बैकग्राउंड है वो हमारा कवर हो जाएगा। सब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर हम हर वीडियो लेक्चर्स के बाद कॉम्पिटिशनल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स का भी एक वीडियो बनाएंगे। वहां पर भी हम जितने वीडियो होंगे उनमें कॉम्पिटिशनल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज आपको दिमाग पर रखनी है। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आप सभी लोगों को पता है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मोशन या गति। तो चलिए इस टॉपिक में अंदर जाते हैं और चलिए शुरू करते हैं। क्रैक इट नाउ, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हम अपनी मोशन या गति को स्टार्ट करने वाले हैं। आपने 9th में इस लेक्चर को पढ़ा हुआ है, इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में किस तरीके से ये पूरा का पूरा है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी इस दुनिया में है, जैसे हम हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी जो भौतिक अवस्था होती है यानी फिजिकल स्टेट होती है उसको हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक विरामावस्था और दूसरी गतिजावस्था यानी गति की अवस्था। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक तो रेस्ट में हो सकता है और दूसरा किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर ये बंदा है, ये बच्चा है, देख पा रहे होंगे कि आराम से, कितने आराम से रेस्ट में बैठा हुआ है। इसकी बॉडी में या इसकी पोजीशन है, जिस पोजीशन पर ये बैठा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे जिस स्थिति में ये है, ये उसकी क्या है, स्थिति, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में बैठा हुआ है। तो ये इसकी स्थिति क्या कहलाती है, रेस्ट, या इसी को बोलते हैं विश्राम अवस्था। तो ये एक उसकी भौतिक अवस्था है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरी चीज कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, गतिजावस्था, जिसको हम गति की अवस्था बोलते हैं। देख पा रहे होंगे ये बच्चा दौड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी उसकी पोजीशन में आप देख पा रहे होंगे चेंजमेंट हो रहा है। आप देखो, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसकी स्थिति तो वही थी, इसकी स्थिति क्या हो रही है, आप देख पा रहे होंगे कि इसकी स्थिति क्या हो रही है कि चेंज हो रही है। पहले यहां पर था, आप देखो धीमे 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 वो बोर्ड पे हमारे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो स्थिति कहलाती है किसी भी वस्तु की, या ये जो स्थिति कहलाती है किसी भी वस्तु की या ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाती है, मोशन। और इसी को हम क्या बोलते थे, गतिजावस्था। तो देखो, विश्राम को हम अगर स्टडी करें तो एक चीज हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका मोशन कैसा है, यानी उसकी जो गति है वो कैसी है, वो शून्य है। एक चीज हम जान पा रहे हैं, अगर स्थिति उसकी इस प्रकार से है कि वह विश्राम अवस्था में है तो उसकी गति कैसी है, शून्य है। और अगर कोई गति की अवस्था में है तो उसकी रेस्ट जो है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, हमने देखा विश्राम अवस्था, उसकी जो विश्राम अवस्था है वो कैसी है,
वो शून्य है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। तो ये चीज हम यहाँ पर कोई भी है अगर वो मोशन में है तो उसकी स्थिति यानी विश्राम अवस्था कैसी होगी, शून्य होगी। तो अब चलिए आगे बढ़ देते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ पर तो केवल विश्राम अवस्था को हम इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कोई चीज रुकी हुई है तो हम उसके बारे में आपको और क्या बताएं, लेकिन जब भी कोई गति करता है यानी कोई मोशन में आता है यानी उसके अंदर गतिज अवस्था होती है, तो गति दो प्रकार से हो सकती है। आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जब रोड पे दौड़ते हैं तो हम दो तरीके से दौड़ना हमारा हो सकता है। एक तो हम नॉर्मली जब हम बेयर फीटेड यानी नंगे पैर चल रहे हैं, आराम से चलते जा रहे हैं एक निश्चित वेग से, एक निश्चित चाल से, तो वो क्या होगी, वो एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम ट्रेन में बैठते हैं, हम कार में बैठते हैं, हम अपनी बाइक में होते हैं, अगर खाली रोड होती है तो हम नॉर्मली अपने एक्सीलेटर को क्या करते हैं, एक रेगुलर स्पीड 50 या 60 जितने पे भी आप चला लेते हैं उस स्पीड पे आप क्या करते हैं, एक समान रूप से गति करते हैं। लेकिन जब भी बात आती है बाजार में, तो बाजार में हम कैसी गति करते हैं, असामान गति यानी असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। अब आप यूनिफॉर्म को कैसे समझ सकते हैं, बच्चे जो होते हैं स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक समान दिख सकें। और असमान क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि बच्चे जब एक जैसी ड्रेस पहन के ना आए तो वो चीज कहलाती है क्या, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए इस चीज को आपने क्लियरली समझ लिया होगा, आपको इस डायग्राम से बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ देते हैं। देखो जरा, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम स्टडी करेंगे, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में देख लेते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब असमान गति। पहले हम असमान को पढ़ें। देखो जरा, जैसे मैंने अभी हाल कहा, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मैंने एक एग्जांपल लिया बाजार का। आपने देखा होगा बाजार यानी मार्केट। जब भी हम बाजार में जाते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि हम अपनी अगर बाइक से गए हैं तो ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। तो भीड़ भाड़ होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी की स्पीड है या जो एक्सेलरेशन है या जो त्वरण है वो कैसा होता है, कभी धीमा कभी ज्यादा। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति को हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो एक्सेलरेटेड मोशन जिसको हम बोलते हैं त्वरण गति या त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब क्या होता है कि बार बार स्पीड में या वेग में हमारे क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो। मोटरसाइकिल को कभी तेज करते हैं तो कभी धीमे, जैसा ट्रैफिक हो उसी हिसाब से। तो त्वरण को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन, और गति को क्या बोलते हैं, मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरा क्या होता है, मंदन गति। आपको मैंने बताया अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है तो वो त्वरण है, और अगर घट रही है यानी स्पीड में या वेग में हमारे परिवर्तन हो रहा है तो वो त्वरण या मंदन कहलाएगा। अगर बढ़ रहा है तो वह त्वरण है, और अगर घट रहा है तो वह क्या है, मंदन है। यानी बढ़ रहा है तो वो एक्सेलरेशन है और घट रहा है तो वो डिसेलरेशन है। ये चीज हमें याद रखनी, यानी एक्सेलरेटेड मोशन और डिसेलरेटेड मोशन। अब इनको भी स्टडी कर लेते हैं। यानी एक्सेलरेटेड मोशन कितने तरीके का होगा, देखो जरा, आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं। देखो ये बढ़ने से तात्पर्य है, यहां पर भी जितना भी तात्पर्य है वो किससे है, एक्सेलरेटेड का मतलब ही है बढ़ने से। तो हम पॉजिटिव लगा दे रहे हैं, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो देखो बढ़ना दो तरीके से हो सकता है, जो त्वरण है वो दो तरीके से बढ़ सकता है। एक तो समान त्वरित गति या त्वरणीय गति, मतलब एक समान रूप से हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक समान रूप से। मतलब पहले हमने क्या किया, अपनी गाड़ी की स्पीड 10 बढ़ाई, फिर हमने क्या किया 20 बढ़ाई, फिर हमने 30 बढ़ाई। तो आप देख रहे होंगे 10-10 का अंतर है कि नहीं। तो वो है त्वरण में क्या है, पहली हो गई समान त्वरित गति। फिर क्या हुआ, असमान त्वरित गति भी हो सकती है। असमान त्वरित गति कैसी हो सकती है, पहले हमने 10 बढ़ाया, फिर हमने 15 बढ़ा लिया, फिर हमने 25 बढ़ा लिया। तो आप देख रहे होंगे यहां पर केवल 5 का डिफरेंस था, यहां अचानक से 10 का डिफरेंस आ गया, यानी अंतर आ गया। तो इसी चीज को अगर एक समान रूप से वेग में परिवर्तन हो रहा है, यहां पर एक समान रूप से परिवर्तन है, एक समान रूप से क्या हो रहा है, परिवर्तन, एक समान रूप से परिवर्तन। तो वो है क्या, यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से। और एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, यानी परिवर्तन होना। तो एक चीज जान लो, एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण है वो है तो असमान गति के कारण, ये समान गति के कारण नहीं है। लेकिन असमान गति भी हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, यानी जो त्वरण है वो दो तरीके से, एक तो समान त्वरित गति और दूसरा असमान त्वरित गति। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मंदन भी देखो, मंदन का मतलब क्या है, मंदन का मतलब है घटना, कोई भी चीज। मैंने यहां पर पहले ही बोल दिया है, डिसेलरेशन का मतलब क्या है, यानी घटना। स्पीड में या हमारी वेग में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, घट रहा है। घटना भी दो तरीके का हो सकता है, आप खुद दिमाग लगा कि कोई चीज है वो यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से घट रही है या असमान रूप से घट रही है। अगर समान रूप से घट रही है तो उसको समान मंदित गति, और असमान रूप से घट रही है तो असमान मंदित गति। जैसे हम 50 पे चल रहे थे, 50 से हमने अपनी स्पीड घटाई 40, 40 से कर ली 30, 30 से कर ली 20। तो ये घट रहा है, तो घट रहा है तो इसलिए मंदन है यानी डिसेलरेशन है। और कैसा घट रहा है, एक समान रूप से, तो इसलिए समान मंदित या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोशन। और जब असमान रूप से घटे, असमान रूप से कैसे घटेगा, जैसे मैंने 50 था, 50 से मैंने 40 किया और 40 से अचानक 10 कर लिए। तो अब देखो पहले केवल 10 का अंतर है, फिर अचानक 30 का अंतर है। तो ये असमान मंदित गति है और समान मंदित गति। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि असमान गति जो होती है
जो हमारी असमान गति होती है वो कैसी होती है, वो दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, एक तो त्वरण गति और एक मंदन गति, यानी एक बार बढ़ रही हो और एक बार घट रही हो। अब बढ़ना भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो समान रूप से बढ़ रहा हो और दूसरा असमान रूप से बढ़ रहा हो। घटना भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो समान रूप से घट रहा हो और असमान रूप से घट रहा हो। बढ़ने को त्वरण बोलते हैं, बढ़ने को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं यानी एक्सेलरेशन बोलते हैं, और घटने को मंदन बोलते हैं यानी डिसेलेरेशन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, यूनिफॉर्मली एक समान, नॉन यूनिफॉर्मली असमान, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने लेक्चर में, देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास गाड़ी है उसकी स्पीड आप देखो वो क्या हो रहा है, असमान है। आप देखो ऊपर नीचे जा रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस चीज को, देखो जरा, जो गाड़ी हमारी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, असमान गति कर रही है, और धीमे 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 देखो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जाए। बढ़ने का ही तो मतलब होता है क्या, त्वरण। तो त्वरण भी कैसा, दो तरीके से, समान और असमान। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ देते हैं। देखो यूनिफॉर्मली मोशन यानी एक समान गति को मैंने जो बात बताई, आप देख पा रहे हैं ये घड़ी चल रही और यहाँ पर क्या हो रही, ये गाड़ी मूव कर रही। और देखो अब यहाँ पर देखो ये जो टेबल है, टेबल में देखो जरा क्या है, एक तो v यानी वेग, v का मतलब है वेग और t का मतलब क्या है, समय। तो देखो किस तरीके से एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन क्यों है। देखो जरा, आप देख रहे होंगे जब 0 था तब रुकी हुई थी, जैसे ही क्या हुई, 2 सेकंड हुए, 2 सेकंड हुए 10 हो गई, 4 सेकंड हुए 20 हो गई, 6 सेकंड हुए तो 30 हो गई। आप देखो, तो देखो हर अंतराल में, हर 2-2 सेकंड में आप देख पा रहे होंगे कितना 10-10 का अंतर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो देखो एक समान रूप से है यानी एक समान गति हो रही हो, गति हो रही है, गति हो रही हो, गति बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो यहां पर क्या है, त्वरण है। और त्वरण भी कैसा है, एक समान त्वरण है। क्यों एक समान त्वरण है, आप इस वाले टेबल में देख सकते हैं, 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और समय, समय बहुत जरूरी होता है, गति के लिए समय बहुत जरूरी है, बिना समय के हम गति नहीं करवा सकते, ये सभी लोग जानते। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इस डायग्राम से बहुत क्लियर हो रहा होगा। आप बार बार इस डायग्राम को देख सकते हैं कि टोटल 6 सेकंड की हमने गति करवाई है यहाँ पर, और 6 सेकंड की पूरी गति में कि हर 2-2 सेकंड में इसकी गति 10-10 बढ़ रही है, और उसने 6वें सेकंड में 30 की गति प्राप्त कर ली। 30 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड की बात हो रही है, और यहाँ पर समय भी किसमें होता है, सेकंड में। तो समझ गए होंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखो जरा, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी की पूरी एनिमेटेड डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया गया। तो आपने देखा यहाँ पर हमने गति को दो तरीके से अभी पढ़ा कि समान गति और असमान गति। अब हम वृत्तीय गति को भी समझेंगे और इनके बारे में डीपली हम एक एक स्लाइड में स्टडी करेंगे। पहले हम इसकी आउटलाइन देख रहे हैं कि गति में किस तरीके की गतियां हो सकती है। दूसरी चीज जो गति है, सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं, यानी इसको हम वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। आप देख पाएंगे इसको हम वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति में क्या होता है, जब भी कोई चीज वृत्त में गति करती है, उसमें क्या होता है, गति करती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, यानी उसका वेग बढ़ता है। तो वेग बढ़ता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो बढ़ते हुए वेग से मूव कर रही, यानी कि उनमें परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है त्वरित गति। आपके ये कॉम्पिटिशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्तीय गति एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, एक समान गति का, असमान गति का, एक त्वरित गति का या मंदित गति का। तो एक त्वरित गति है यानी सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो याद रखना कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, उसमें त्वरण होता है। किस तरीके से होता है मैं आगे पढ़ देंगे, बस अभी ये पॉइंट दिमाग में रख लो कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति का उदाहरण है या त्वरित गति होती है। आगे देख लेते हैं, और भी डायग्राम्स देखते हैं वृत्तीय गति में। देखो जरा, ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और आपको दिख रहा हो वृत्तीय गति तो कर ही रही है, साथ साथ इसके अंदर क्या है, त्वरण है, क्योंकि इसका वेग जो है प्रति क्षण, आप देखो इसकी तरफ अगर आंखें लगाओ तो आपकी आंखें देख रही होंगी कि प्रति समय इसका वेग बढ़ता चला जा रहा है, या एक निश्चित वेग से गति कर रही है। तो एक निश्चित वेग से गति कर रही है तो एक निश्चित त्वरित है कि नहीं, त्वरण है इसमें कि नहीं। और भी डायग्राम से हम इसको क्लियरली देख लेते हैं। देखो जरा, ये जो डायग्राम है आप देखते होंगे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर, समझ लिया, ये हमारी पृथ्वी यानी हमारी अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। और आपको पता होगा हमारे अर्थ के या पृथ्वी के चारों ओर कई उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। उपग्रह को क्या कहते हैं, कहते हैं सैटेलाइट। आप सभी लोग जानते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये चक्कर लगाते रहते हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो प्रति क्षण उनका वेग हमें पता होता है कि हर बिंदु पर वेग निकालते हैं। वृत्त में जब भी कोई चीज गति करती है तो वेग कैसे निकाला जाता है, आपने ये चीज तो पढ़ी ही होगी। तो हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यानी वेग हम वृत्तीय गति में वेग, किसी बिंदु पर वेग, किसी बिंदु या किसी पॉइंट पर वेग कैसे निकालते हैं, उसकी स्पर्श रेखा खींचकर। आप अभी हाल देख पा रहे होंगे कि मैंने अगर ए पॉइंट पर, ये पॉइंट था, वेग निकाला, तो मैंने क्या किया, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है, उससे याद कर सकते हैं हम। क्या होती है टेंजेंट, जो टच करे,
जो उस बिंदु पर क्या करे, टच करे, बट कट ना करे। यानी उस बिंदु पर केवल क्या करे, टच करे। जैसे हमने क्या किया, इस बिंदु को माना, जैसे हमें इस बिंदु पर मान लिया ये बी बिंदु है, तो बी बिंदु पर हमें इसके वेग की दिशा, हमें पहले तो ये पता चल गई कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, इस साइड विपरीत दिशा ही तो है, ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा। देखो घड़ी ऐसी घूमती है, घड़ी की सुइयां ऐसी घूमती हैं, जो ऐसी घूमे उनको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एक चीज याद रखना, और जो घड़ी के विपरीत घूमे उनको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर अगर मैं बी बिंदु पर वेग कहूं, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो मैंने देखो इस बिंदु पर क्या किया, एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचे। और टेंजेंट क्या करती है, उस बिंदु पर केवल टच करती, उस बिंदु को कट नहीं करती। क्या मैंने ऐसी टेंजेंट खींची, नहीं ना, नहीं खींची। क्या मैंने ऐसी टेंजेंट खींची, नहीं खींची। तो टेंजेंट कभी भी इस तरीके की होती ही नहीं है, टेंजेंट हमेशा उस बिंदु पर क्या करती है, टच करती है। तो अगर इस बिंदु पर निकाले तो इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट इस तरीके से खींचेंगे जो वृत्त की उस सतह को केवल और केवल स्पर्श करे, उसको कट ना करे। तो वृत्तीय गति एक त्वरित गति का उदाहरण है, इतना हमने जान लिया। और ये देख रहे हैं अब वृत्तीय गति हो रही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर अब हम उन्हीं स्थितियों को लिख लेते हैं कि विश्राम क्या होता है। देखो जरा, रेस्ट या विश्राम अवस्था क्या होती है। अब बॉडी, पहले इंग्लिश में देखें, अब बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कोई भी वस्तु है वह विश्राम अवस्था में कब कहलाएगी, व्हेन इट्स पोजीशन, यानी जब उसकी स्थिति जो है डज नॉट चेंज, उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो रहा हो, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी जिस जगह पर वो स्थित है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जिस फ्रेम में या जिस जगह पर स्थित है उसके रिस्पेक्ट में या उसके सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। इसको हम हिंदी में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आपने देखा था वो बच्चा बैठा हुआ था तो वो विश्राम अवस्था में था, इसको आप देख सकते हैं। ये उसी स्थिति में देख पा रहे हैं आपके, नहीं, वह उसी स्थिति में, वो उस स्थिति से बिल्कुल भी वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कोई वस्तु विश्राम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। तो ये बच्चा कैसा है, विश्राम अवस्था में। अगला देख लेते हैं, विश्राम के बाद क्या आ जाता है, गति की अवस्था, यानी जिसको हम बोल देते हैं मोशन। क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली, यानी उसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है प्रति क्षण, विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे एक कार है, वो कार अभी खड़ी हुई है, लेकिन वो कार अब क्या करेगी, गति की अवस्था में आएगी। तो उसकी स्थिति अभी देखो रुकी हुई है, और जब रुकी हुई है तो क्या है, कार वहां पर रुकी हुई है। अब कार धीमे धीमे आप देख पा रहे होंगे अपने उस रेफरेंस बिंदु, यानी वो उसका जो पॉइंट था उस बिंदु के सापेक्ष, एक बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या हो गई, आपने देखा कि उसकी स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। यानी कार ने एक निश्चित स्थिति को कवर किया, और निश्चित स्थिति में देख रहे हैं आप कार मूव कर रही है, यानी गति कर रही है, वो रुकी हुई नहीं है। तो इसीलिए इस स्थिति को क्या बोला जाता है, मोशन। आई होप आपको ये चीज अब और ज्यादा क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ देते हैं अपनी स्लाइड में। देखें जरा क्या हो रहा है, देखो जरा, मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स, यानी कि जो गति होती है, गतिजावस्था के कई प्रारूप हो सकते हैं। यानी लिखा हुआ है मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ, यानी जिस तरीके का रास्ता होगा उसी तरीके की गति होगी, बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू, यानी जिसके तहत एक वस्तु है वो आगे गति कर रही होगी, तो उसी आधार पर हम उसकी गति को परिभाषित कर देंगे। यानी गतिजावस्था के कुछ प्रारूप होते हैं, विभिन्न तरीके के पथ पर विभिन्न तरीके की गतिजावस्थाएं होती हैं। विभिन्न गतिजावस्थाओं के प्रारूप निम्नलिखित हो सकते हैं, उनके कुछ प्रारूप हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके, यानी गति को स्टडी कर लेते हैं। देखिए जरा, पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख पा रहे होंगे। पहले नंबर पर लिखा हुआ है सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन, या इसी को वृत्तीय गति या घूर्णन गति भी कहते हैं, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। और इसमें जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसका पथ, मैंने बोला कि गति जो है वो पथ पर निर्भर करती है, जो गतिजावस्था होती है वो किस पर निर्भर करती है, पाथ पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो घूर्णन गति अगर कोई कर रहा है, सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका पथ कैसा होता है, गोलाकार। आपने देखा कि घड़ी जो होती है वो गोलाकार पथ पे ही तो गति करती है। आगे देख लेते हैं वृत्तीय गति के बाद, ये देखो आप देख पा रहे होंगे अगली चीज आती है सरल रेखा में गति, या जिसको हम बोल देते हैं क्या, रेखीय गति। तो आप जान रहे होंगे इसका पथ कैसा होता है, इसका होता है रेखीय पथ। फिर किस प्रकार की गति होती है, फिर देख लेते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, इसी को बोलते हैं कंपन गति। आपने देखा होगा कि हमारे हाथों में कभी कोई दवा पीते हैं, कोई भी चीज होती है, कंपन होने लगता है। आपने एक चीज और देखी होगी कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो पेंडुलम इस तरीके से कंपन करता है, होता है कि नहीं। बहुत सी चीजें होती है, वाइब्रेटर होता है, आपने देखा होगा घर में जो वाइब्रेटर्स वगैरह होते हैं, या जो शेकिंग मशीन होती है हाथ पैर दबाने वाली, तो वो वाइब्रेट करती है इस तरीके से, यानी कंपन होता है। कंपन को हम दो तरीके से परिभाषित करते हैं, एक तो ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कंपन गति। यानी जब कोई वस्तु टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और फिर
पीछे इस प्रकार से गति करे, यानी मैं पहले यहां पर था, यहां से यहां गया, यहां से फिर यहां गया, फिर से यहां से यहां गया, तो ये जो है टू एंड फ्रो पाथ यानी आगे पीछे का पाथ है विद रिफ्लेक्स टू ओरिजिन। मैंने अभी हाल का ओरिजिन यानी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष। तो इस पथ को क्या बोला जाता है? दोलन पथ। और इस पथ में जो गति होती है उसको क्या बोल देते हैं? कंपन गति। अभी हम इन चीजों को और क्लियरली देख लेंगे, लेकिन पहले एक और देख लेते हैं। एक और होती है पीरियोडिक मोशन, जिसको बोलते हैं कालिक गति। तो देखो पीरियोडिक मोशन की बात हो रही है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक कालिक गति, यानी एक निश्चित काल में, इसको हम क्या कह सकते हैं? निश्चित काल में जो गति होती है उसको हम बोलते हैं क्या? पीरियोडिक मोशन इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक घड़ी है और यहां पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देखो जरा, आपके जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि कह दे कि घड़ी की सुइयों की गति किस प्रकार की गति होती है, तो आप कह सकते हैं एक तरीके से घूर्णन गति भी कह सकते हैं, आप कालिक गति भी कह सकते हैं। लेकिन जब भी दोनों ऑप्शन दिए जाए, एक चीज याद रखना, तो आप कालिक गति में टिक लगाएंगे, क्योंकि एक निश्चित काल में घड़ी की सुइयां घूमती हैं। जो सेकंड वाली सुई है वो कितनी देर में घूमती है? चलो हम यहां पर देख लेते हैं, हम वॉच यानी क्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लॉक यानी जिसको हम बोलते हैं घड़ी, तो इनके एक निश्चित काल में सभी सुइयां चक्कर लगाती हैं। वो कितने प्रकार की सुइयां होती हैं आप सभी लोगों को पता है। एक जो होती है वो कौन सी होती है? सेकंड वाली सुई होती है कि नहीं? एक सेकंड वाली होती है। एक कौन सी होती है? एक मिनट वाली सुई होती है। और एक घंटे वाली, जिसको हम क्या बोल देते हैं? आवर या घंटे वाली सुई होती है कि नहीं? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये सुइयों की बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और कौन सी? घंटे वाली सुई। तो ये पूछा जाता है कि इनकी गति किस तरीके की होती है। तो अगर घूर्णन गति ऑप्शन में है और कालिक गति भी है तो आप कालिक गति पे टिक करेंगे। इसी प्रकार से जो पृथ्वी की गति भी है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति होती है आप सभी को पता है वो 1 साल होती है। तो पृथ्वी की गति भी कैसी है? एक कालिक गति है। सर्कुलर तो है यानी घूर्णन गति तो है, लेकिन अगर घूर्णन के साथ साथ ये दिया है तो आप इसे प्रायोरिटी में देंगे, यानी पीरियोडिक मोशन। 1 साल या इसको क्या कह सकते हैं? 365 दिन। तो पृथ्वी की गति एक कालिक गति है। और कितने समय में पृथ्वी एक चक्कर लगा ली थी? यानी अगर पृथ्वी ने यहां से चक्कर चालू किया तो देखना 1 साल में घूम के फिर से यहीं पे आ जाएगी, फिर अगले साल में इस तरीके। तो 1 साल इसकी गति होती है वो कालिक गति, यानी इन डेफिनेट पीरियड या डेफिनेट टाइम पीरियड, एक निश्चित आवर्त काल होता है। और पृथ्वी की गति का आवर्त काल कितना होता है? 365। और अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है आप सभी को पता होगा। अक्ष पर पृथ्वी की गति, अक्ष पर पृथ्वी की गति जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 24। वो कितनी होती है? अक्ष पर पृथ्वी की जो गति होती है वो कितनी होती है? 24 घंटे। देखो पृथ्वी 2 तरीके से गति करती है। एक तो ऐसे, मतलब अपनी अक्ष के चारों ओर, जो उसकी अक्ष होती है उसके चारों ओर घूमती है, और घूमने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ती चली जाती है, आगे भी इस तरीके से सूर्य के चारों। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की गति होती है। एक तो अच्छी गति भी होती है और एक कच्छी गति भी होती है। देखो मैं यहां पर लिख दूं, पृथ्वी जो होती है वो 2 तरीके की गति करती है। एक अच्छी कैसी होती है? जैसे पृथ्वी है तो ये पृथ्वी की अक्ष है, तो इसके चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है वो अच्छी गति कहलाती है। ये पृथ्वी की कैसी है? अच्छी गति। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है कच्छी गति, यानी जब पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में, ये जो पृथ्वी घूम रही है वो सूर्य के चारों एक कक्षा में घूम रही है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है कच्छी गति। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की अच्छी गति में पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? वो होता है 24 घंटे। और पृथ्वी की कच्छी गति में ये जो है वो कैसी है? कच्छी गति। तो कच्छी गति में पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? 365 दिन यानी 1 साल। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी की जो गति है वो अच्छी गति और कच्छी गति, यानी अच्छे के चारों ओर घूमे तो अच्छी गति और कक्षा में घूमे तो वो कच्छी गति। और दोनों ही किस प्रकार की गतियां हैं? दोनों ही कालिक गति हैं। कालिक गति यानी ये दोनों कैसी हैं? पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन उसमें दिया जाए, पीरियोडिक मोशन ऑप्शन में ना हो, तो सर्कुलर मोशन यानी घूर्णन गति पे लगाएंगे, और अगर पीरियोडिक है तो फिर सबको भूल जाओ, केवल इस पे जाके टिक लगाओ। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। चलो घड़ी में देख लेते हैं कि घड़ी की गतियों में किस तरीके से आवर्तकाल होता है, क्योंकि सुई के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो घड़ी की सुई की जो सेकंड वाली सुई होती है, घड़ी में जो सुइयां होती है उनकी गति कैसी होगी? कालिक गति होगी, ये तो हम जानेंगे। जो सेकंड वाली सुई होती है वो एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सोचो, 60 सेकंड में। बिल्कुल बात सही है, 60 सेकंड या कह दो 1 मिनट। तो आपसे पूछा जाए कि घड़ी की सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 60 सेकंड या 1 मिनट। मैं ये सारे के सारे सुपर टेट और टेट के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, इसलिए बहुत गौर से देखना। मिनट वाली सुई कितनी देर में चक्कर लगा लेती है? 1। जैसे 1 मिनट कवर करना है तो 1 मिनट तो 60 सेकंड में हो जाता है। लेकिन मिनट वाली सुई जो होती है, ये वाली सुई जो आपको नजर आ रही है, ये जो बड़ी वाली सुई है वो कौन सी है? वो मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 1 घंटे में। और 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो ये क्वेश्चन भी देखो आपका कवर हो गया। एनडीए, सीडीएस, हर जगह ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछा जाता है। और किस प्रकार की गति है? कालिक गति। समझ में आई बात? करें घंटे वाली सुई यानी ये वाली सुई जो सबसे छोटी वाली सुई है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। देखो जरा, ये वाली जो सुई है वो कितनी देर में चक्कर लगाएगी? आपको पता है 10 है तो अगले 10 कितनी देर में बजेंगे?
सोचो जरा, 12 घंटे में, 24 घंटे मत कह देना, क्योंकि 24 घंटे में तो पूरे 24, 21, 22, 23 ये भी घंटे आते हैं। तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे। यानी 10 पर है, 10 से 10 कब बचेंगे? पूरे 12 घंटे बाद ही तो बचेंगे। तो एक चीज याद रखनी है कि 12 घंटे। तो एक चीज आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखो, 12 घंटे को अगर आपको मिनट में बदलना हो, सेकंड बदलना हो, तो ये चीज बदल सकते हैं। तो आप ये ना कह देना कि घड़ी की सुई का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होता है, क्योंकि घड़ी में तो ये 12 ही, हाँ 24 वाली अगर घड़ी है तो वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो घड़ी घंटी जो होती है उसमें 12 घंटे होते हैं। तो इसलिए घड़ी का आवर्तकाल अगर घंटे वाली सुई है तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे, और इसका भी जो गति होगा वो कैसा होगा? काल गति, यानी इनडेफिनेट टाइम पीरियड, एक निश्चित आवर्तकाल में गति होती है। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको यहां से भी क्लियर कर देते हैं और आगे देख लेते हैं इनकी और चीजें। देखो जरा, यहां पर भी पीरियोडिक मोशन को हम पढ़ चुके थे, अब हम आगे देख रहे हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। आप देख पा रहे होंगे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो घड़ी में ये जो पेंडुलम है ये क्या है? अब सभी को पता है ये पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम है। तो पेंडुलम 1 घंटा होने के बाद निश्चित तौर पे अपनी एक स्थिति के चारों ओर, देखो इस स्थिति के चारों ओर क्या कर, पहले इधर गया, इधर से फिर इधर गया, फिर से इधर आ गया। हो रहा है कि नहीं? यानी अगर मिडिल पॉइंट ये ले लें तो देखो इधर गया, इधर से इधर गया और फिर से इधर आ गया। तो ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो, आगे, टू का मतलब होता है आगे और पीछे का मतलब होता है, फ्रो का मतलब होता है पीछे। तो आगे पीछे गति करती है, पाथ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और हमने जो ये बिंदु मान रखा है वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए ओरिजिन होगा। तो ये बिंदु क्या है? ओरिजिन, यानी मूल बिंदु होगा। तो समझ में आई, ये पीरियोडिक मोशन है। दूसरा आप और एक देखते होंगे, जब स्कूल में आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं या घर में जो घंटियां लटकी रहती है, झालर लटकी रहती है, वो भी इस तरीके से मोशन करती रहती है। तो ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन ही तो है। आप देख पा रहे हैं ये इस स्थिति के चारों ओर पहले इधर तक जा रही है, फिर इधर से इधर आ रही है, इधर से फिर इधर हो रही है। ये वाली भी देख लो, इसकी ये साम स्थिति है तो इसके इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से फिर इधर जा रही है। ये वाली भी देख लो, इसकी साम स्थिति ये है, इधर तक गई, इधर से इधर गई, इधर से फिर इधर आ गई। आई होप ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो गई होगी इन डायग्राम से। और सरल रेखा में गति तो आप सभी लोग जानते हैं। ये देखो ये लड़का किस तरीके से एक सरल रेखा में गति कर रहा है कि नहीं, अपनी कार को आगे बढ़ा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये कार आगे होती हुई चली जा रही है, और किस रेखा में जा रही है? एक सरल रेखा में जा रही है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? रेखीय गति। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स अब आपको बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो गए होंगे। तब हम आगे बढ़ लेते हैं। हम अब पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में कि किस तरीके से राशियां कितने तरीके से परिभाषित की जा सकती हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां। आप सभी को पता है भौतिक राशियां 2 तरीके से परिभाषित की जा सकती हैं। एक स्केलर, स्केलर को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां, और दूसरी होती हैं सदिश राशियां जिनको हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये चीज पता होगी। अब अगली बात आती है कि अदिश राशियां क्या होती हैं। देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कुछ चीजें, उन्हें हम देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी यानी कोई भी भौतिक राशियों की जो गति होगी वो 2 तरीके से परिभाषित होगी। एक तो क्या स्केलर यानी अदिश रूप में, और दूसरा क्या? सदिश रूप से। नाम से पता चल रहा होगा अदिश, जिनमें दिशा ना हो। दिशा क्या हो? आ जाओ दिशा, यानी उसके पास दिशा नहीं है तो वो दिशा को बुलाता है, यानी इनके पास दिशा नहीं होती। इसमें क्या लिखा हुआ? सदिश, यानी इनके पास दिशा होती है। अब देखो कोई भी चीज, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से कहीं की तरफ जा रहे हैं। हम जब जा रहे हैं, जैसे हम यहां से बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जब जाएंगे तो हमने मान लिया हम जैसे 3 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर, समझ बात, या हम 4 किलोमीटर गए, या हम 10 किलोमीटर गए, या हम 100 किलोमीटर गए, हम कितने भी गए। तो ये जो मात्रा है, ये जो है 3, 4, 100, 5, 20, 50, इसी को बोलते हैं मोल या मात्रा। समझना बात को, किलोमीटर है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो किलोमीटर, कितने किलोमीटर कवर किए, ये सब क्या है? मोल या इसी को मात्रा, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। इसी को क्या बोल देते हैं? मात्रा या मोल, या इसी को क्या बोल देते हैं? मैग्नीट्यूड। तो देखो अदिश राशियां क्या होती हैं? हैविंग ओन मैग्नीट्यूड, जिनमें उनकी खुद की मात्रा तो होती है बट नो डायरेक्शन, लेकिन दिशा नहीं होती। जैसे हम यहां से बाजार गए और बाजार की कोई दिशा नहीं है, तो वो कैसी है? वो एक अदिश राशि है। हमने दिशा को काउंट नहीं किया तब। और अगर हमने दिशा को काउंट किया है, अब देख पा रहे होंगे, यानी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन, यानी उनमें क्या हो? मोल भी हो, यानी मैग्नीट्यूड भी हो, और क्या हो? डायरेक्शन हो। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें मोल यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो सदिश राशियां हैं। और जिनमें केवल और केवल मोल यानी मैग्नीट्यूड हो लेकिन दिशा ना हो, और वो कैसी होंगी? अदिश राशियां। तो आपको अदिश में मोल का मतलब समझ में आ गया। अब देखो अगर हम मार्केट जा रहे हैं या हम कहीं की तरफ जा रहे हैं, हमने कहा हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा में, तो ये जो है उत्तर दिशा लगने के कारण ये कैसी क्वांटिटी हो गई है? वो हो गई है वेक्टर यानी सदिश राशि। तो बात समझ में आई, क्लियर हुई कोई चीज? चलिए इन चीजों को क्लियर करके हम इसको और अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। अब कौन कौन से उदाहरण है इनके वो भी देख लेते हैं। देखो जरा अदिश राशियों के उदाहरण है, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी। इतना तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे। स्पीड को क्या बोलते हैं? स्पीड मतलब चाल। और देखो अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो एस फॉर स्पीड और एस फॉर स्केलर, ऐसे याद कर सकते हैं। तो स्पीड कैसी, यानी चाल कैसी राशि है? स्केलर राशि है। स्पीड अभी हम लोग सब डीपली पढ़ेंगे, अभी केवल जान लो कि स्केलर यानी अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। एक दूरी, लेंथ, लंबाई।
आप देखते होंगे हम जब भी कोई चीज लंबाई नापते हैं, अगर हम दिशा माने कि इस दिशा में इतनी दूरी पर, तो बात अलग है। लेकिन जब लंबाई की बात आ रही कि कोई लंबाई है 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, किलोमीटर, कुछ भी, तो वो क्या है, लेंथ है। लेंथ है यानी लंबाई जिसको बोलते हैं, चौड़ाई है। कभी भी हम चौड़ाई किसी दिशा में नापते हैं क्या, आप खुद बताओ। चौड़ाई है उसकी भी कोई दिशा होती है क्या, नहीं। ऊंचाई है कोई दिशा होती है क्या, नहीं। गहराई है कोई दिशा होती है क्या। इसको हिंदी इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं, चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं, हाइट ऊंचाई को, गहराई को डेप्थ, ये चीज जानते हैं। तो कभी भी ये चीज मिल जाए तो ये चीज आप लोग याद रखना, डेप्थ है, हाइट है, विड्थ है और लेंथ है। ठीक है, तो ये सब कैसी हैं, ये सब अदिश राशियां। उसके अलावा एरिया यानी क्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है, इसको क्या दिशा होती है कि नहीं मैं इतना क्षेत्रफल इस दिशा में, नहीं होती ना। वॉल्यूम, आयतन की भी कोई दिशा नहीं होती है। घनत्व, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। टेम्परेचर, तापमान की कोई दिशा होती है, यानी अगर कह दिया जाए कि उसको बुखार है 102 डिग्री सेंटीग्रेड और वो उत्तर दिशा में, ऐसा कभी हो सकता है, खुद दिमाग लगाओ। कभी भी उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में बुखार हो सकता है, या कोई चीज गर्म हो रही है तो उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में गर्म हो सकती है क्या, नहीं ना। तो देखो प्रेशर यानी किसी भी चीज पर जब दाब डालते हैं तो दाब भी कैसी राशि है, अदिश राशि। एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा कैसी राशि, मेरे अंदर ऊर्जा आ गई, मेरे अंदर 10 कैलोरी की ऊर्जा है, 100 कैलोरी की ऊर्जा, किस दिशा में है, क्या कोई दिशा होती है, नहीं ना। दिशा की इसमें जरूरत ही नहीं है। वर्क, हमने कोई कार्य किया, क्या किसी दिशा में हम काम करते हैं, हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई दिशा में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं ना। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। जैसे हम बात करें कि शक्तिमान के अंदर बहुत शक्ति है, किस दिशा में, कोई दिशा होती है क्या, नहीं। तो आप अगर खुद दिमाग लगाएं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनमें दिशा नहीं होती। दूरी, चाल, घनत्व, तापमान, दाब, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश, यानी इनमें कोई भी दिशा नहीं होती है। आई होप ये चीज आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी, तो ये पूरे पूरे पॉइंट समझ लेना। अगली चीज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सदिश राशियां होती है। देखो हमने अभी ट्रिक बताई कि एस फॉर स्पीड और एस फॉर स्केलर, क्योंकि ये ज्यादा पूछी जाती है इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। और यहाँ पर वी फॉर वेक्टर और वी फॉर ही होती है क्या, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को बोलते हैं वेग और स्पीड को बोलते हैं क्या, चाल। इतनी चीज तो सबको पता होगी। तो वेग कैसी राशि है, वेग v, तो v से वेक्टर यानी सदिश राशि, जिसमें मूल भी हो और दिशा भी हो। कौन कौन सी होती है, एक तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन। अभी हम इनको बहुत डीपली अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, बस अभी सुन लो। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, अभी हाल बता दिया। वेग, एक्सेलरेशन को अभी हाल हम लोग देख के आए हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, मोमेंटम। इसको बोलते हैं आवेग या संवेग, इसको बोलते हैं संवेग और आवेग। संवेग और आवेग दोनों ही चीजें, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम और आवेग को बोलते हैं इंपल्स। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों को मैंने लिख दिया। फोर्स को क्या बोलते हैं, बल। बल की जरूर दिशा होती है, आप खुद सोचो, हम किसी भी वस्तु पर एक पर्टिकुलर दिशा में ही बल लगाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज को बल लगाते हैं, जैसे दरवाजा का है तो दरवाजा अंदर खुल रहा है कि बाहर, एक दिशा है कि नहीं, नॉर्थ साइड में घूम रहा है, साउथ साइड में ऊपर घूम रहा है, नीचे घूम रहा है, किस तरीके से। तो बल की एक निश्चित दिशा होती है। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, या इसी को हम थ्रस्ट को धक्का भी कह सकते हैं। तो धक्के की भी या उत्प्लावन बल की भी एक दिशा होती है। जैसे हमने कोई डब्बे को पानी में डुबो दिया, अचानक से डुबोया, छोड़ दिया तो डब्बा एकदम ऊपर की ओर धक्का लगता है, तो ये क्या है, एक निश्चित दिशा में लगता है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिनमें दिशा भी हो। आगे हम देख लेते हैं इस चीज को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, जैसे मैंने बात कही यहाँ पर, उसको क्लियरली समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन। देखो अब आप कहेंगे सर इसमें दिशा है, इसमें दिशा नहीं है, ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक घर है, कोई भी फैक्ट्री है या घर है, यहां से हमने यहां की तरफ चलना चालू किया। देखो जरा, हम यहां से कहां की तरफ गए, पहले हम ए बिंदु पर थे, ए से हम बी पर गए, बी से हम सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से ई पर गए, और फाइनली अपने घर पर एफ पर पहुंच गए। तो देखो हम इस तरफ गए, 400 मीटर चला, फिर हमने 400 मीटर इधर चला, फिर इधर चला 200, फिर यहाँ 100, फिर 200, तो टोटल हमने कितना चला, 400, फिर से प्लस 400, फिर से 200, फिर से 100 और फिर से 200। देख पा रहे हो, 4 4 8 9 10 11 12 13, यानी 1300 मीटर हमने कवर किया। अगर हम इस तरीके से रास्ते से होते हुए ए से बी, बी से सी, डी ई एफ इस तरीके से गए, तो ये जो है दूरी, यानी दूरी जो है वो रास्ते पर डिपेंड करती है, यानी मार्ग पर निर्भर करती है, मार्ग पर निर्भर करती है। तो देखो कुल दूरी निकल के आ गई कि नहीं, 1300 मीटर हमने चली। इसमें क्या होती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, ए से एफ तक सीधे सीधे चला जाऊं, ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है, इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं। ये जो रेड कलर से पूरा का पूरा पथ नजर आ रहा है, हम यहां से यहां तक ऐसे चले गए, तो हमें केवल 500 मीटर चलना पड़ा। अगर 500 मीटर, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो गए। आप देख पा रहे होंगे हम एक निश्चित दिशा में ही तो गए, इस फैक्ट्री से इस घर तक गए कि नहीं, एक निश्चित दिशा में सीधे सीधे। जब यानी दोनों को सीधा मिला दिया जाए, और कहा जाए एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी दूरी है, लेकिन ये कैसी दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है,
ये कैसी दूरी है? न्यूनतम दूरी। आपने देखा ये 1300 था और ये केवल और केवल कितनी आ गई? 500। तो न्यूनतम दूरी या अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मिला दिया जाए, अंतिम बिंदु और किसको मिला दिया जाए? प्लस प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, इनको अगर सीधा सीधा मिला दिया जाए तो वो न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि इससे ज्यादा छोटी दूरी तो हो ही नहीं सकती। यही दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाया जाता है तो कुछ दिशा होती है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति होगी, अंतिम कोई दूसरी दिशा में स्थिति होगी, तो उनको जब मिला दिया तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी विस्थापन कहलाएगी। यानी विस्थापन क्या है? एक न्यूनतम दूरी है, यानी हम इसको कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, अगर इंग्लिश में कहें तो इसको बोलेंगे क्या? मिनिमम डिस्टेंस। और या न्यूनतम दूरी, या अंतिम और प्रारंभिक को क्या कर दिया जाए? सीधा सीधा मिला दिया जाए, तो वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। आप देख पा रहे होंगे स्केलर क्या है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम चल रहे हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटा साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण में अगर चल रहा है ये चीज, तो वो कैसी है? जे है वेक्टर यानी सदिश। और ये कैसी? अगर केवल दिशा नहीं है तो वो अदिश है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर मार्ग पर निर्भर कर रहा है तो वो दूरी है, और मार्ग पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हुई? और डिस्प्लेसमेंट है तो फिर दिशा पर भी निर्भर कर रहा होगा। क्लियर हुई कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हम इस पॉइंट पर देख पा रहे होंगे यहां पर कि हम प्रारंभिक स्थिति में थे, यहां पर पहले हम यहां पर थे ए बिंदु पर यानी इस बिंदु पर, फिर हमने क्या किया? हम घूमते हुए इस तरीके से ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ कवर करते हुए हम बी बिंदु तक गए, यानी हमारी अंतिम स्थिति। ये फाइनल पॉइंट है बी, ये फाइनल पॉइंट है बी, ये इनिशियल पॉइंट था। तो ये हमने इस तरीके से रास्ता कवर किया। कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, हम कैसा भी कर सकते हैं, यहां से ऐसा ऐसा ऐसा, हमें कुल मिला के बी तक पहुंचना है, हम कैसे भी पहुंचे किसी भी रास्ते से। तो ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है? एक्चुअल पाथ, जो पाथ है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी यह वास्तविक वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। ये यहां से कैसा भी पाथ कवर कर सकते हैं। तो ये जो है वो दूरी है, ये पूरी की पूरी क्या है? ये जो है वो क्या है? डिस्टेंस है। और जब अंतिम और प्रारंभिक बिंदु को सीधा सीधा मिला दिया जाए, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु को जब सीधा सीधा मिला दिया जाए तो ये न्यूनतम दूरी है, और इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन, यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जरा यहां पर अब और क्लियर हो गया होगा, जो ब्लू कलर से जो रास्ता एक कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, वो ए से बी तक कवर कर रहा है, हो सकता है वो खाना खाने जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, तो वो रास्ता जो है वो क्या है? वो डिस्टेंस है। और जब हम ए से बी को अगर सीधा मिला रहे हैं, या वो जहां पर भी रुक जाए, हम उस बिंदु को अगर सीधा सीधा वो तीर से आपको रेड कलर से जो आपको नजर आ रहा है, वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। तो क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी बातें। हम अपने लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं, ताकि हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए। आप अपने प्यार को इसी तरीके से बनाए रखिए, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इससे लाभ हो सके। आगे हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।